अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है DF-21D मिसाइल वर्सेस INS विक्रांत। इस वीडियो के बारे में हमने INS विक्रांत पे पहले जब रिएक्शन दिया था तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कहा भी था ना कि ऐसे नहीं होता कि कोई भी मिसाइल बन गया तो वो उसको उड़ा देगा, और सारे ऐसे ही मामू बन के बैठे हुए हैं ना कि यार कोई भी आ जाए और उड़ा दे, और इतनी ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो हम उसके लिए एयरक्राफ्ट कैरियर तो के इस लिए। वीडियो में हमें इसका मतलब है कि उसके बारे में उसके बारे में जानने डिटेल मिल जाएगी ना। तो वैसे डिफेंस डिटेक्टिव की वीडियो पे पहले मैं रिएक्शन दे चुका हूँ कासिम के साथ, मेरे ख्याल से ये पहली ही होगी। तो चलते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक होगा वो टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लीज़ उसको चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें वजह ज़रूर बताइएगा। कर क्या रहे हो भाई, कर दो सब्सक्राइब। इतनी दफ़ा कहने के बावजूद आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अफसोस की बात है। चलें बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो विक्रांत, जो INS विक्रांत है हमारा, उसकी एक सीरीज में चला रहा हूं। तो INS विक्रांत वर्सेस द देशभक्त सीरीज का ये तीसरा वीडियो है, और इसी के साथ ये तीसरा वीडियो है। इस पूरी सीरीज का समापन भी हो जाना है। और ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इसमें आकाश बनर्जी के उस सबसे बड़े दावे का मैंने काउंटर किया है कि चीनी मिसाइल DF-21D कभी भी विक्रांत या इस जैसे दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को बेहद आसानी से तबाह कर सकती है। लेकिन उसके पहले वही ज़रूरी सूचना। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद किसी भी रूप में YouTube चैनल द देशभक्त या फिर आकाश बनर्जी भाई को नीचा दिखाना या उन्हें किसी तरह से ठेस पहुंचाने का नहीं है। अच्छी बात। क्योंकि INS विक्रांत जो उन्होंने वीडियो बनाया है उसमें कई ऐसी जानकारियां हैं या फिर कई ऐसे सवाल हैं जिन्हें काउंटर करना बेहद ज़रूरी हो गया था। मुझे उम्मीद है कि आकाश बनर्जी भाई इसे पॉजिटिव सेंस में लेंगे, और अगर मुझसे कहीं गलती हुई है तो आकाश भाई एडवांस में हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूँ, माफ कर दीजिएगा कुछ भी, थोड़ा बहुत भी अगर मेरे से गलती हो गई हो तो पिछले दोनों पार्ट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज उन्हें देखिए। अब आते हैं आकाश बनर्जी भाई के सबसे बड़े दावे पर कि एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत अब खत्म हो चुकी है। जंग के लिए अब उनकी कोई अहमियत नहीं रह गई है, और चीन तो बेहद आसानी से कभी भी कहीं भी विक्रांत या INS विक्रमादित्य किसी भी एयरक्राफ्ट को, भारतीय एयरक्राफ्ट को, एयरक्राफ्ट कैरियर को वो तबाह कर देगा। आकाश बनर्जी ने अपने वीडियो में कहा है कि एयरक्राफ्ट कैरियर टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी ऑब्सोलेट हो रही है, क्योंकि चाइना ने एक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल बनाई है जिसका नाम DF-21D है, लेकिन उसे निकनेम कहा जाता है कैरियर किलर। 3 मिनट में ये दिल्ली से चेन्नई तक मिसाइल फ्लाई करेगी और पिन पॉइंट एक्यूरेसी से उस एयरक्राफ्ट कैरियर को नेस्तनाबूद कर देगी। INS विक्रांत फ्लो आउट कर रहा है, सी पर जा रहा है, ट्रायल शुरू हो रहा है, लेकिन वो टेक्नोलॉजिकली ऑब्सोलीट है, क्योंकि उसे चाइना कभी भी नेस्तनाबूद कर सकता है, कभी भी ध्वस्त कर सकता है। आकाश भाई, चीनी मिसाइल DF-21D पर बाद में आता हूं। पहले बात करते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है या नहीं। देखिए, ये बहस बहुत पुरानी है। आपकी तरह जो लोग ये समझते हैं कि जरूरत नहीं है, तो उनके लिए मेरे पास एक ही सवाल है कि अगर जरूरत नहीं है तो फिर चीन तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों बना रहा है भाई? अमेरिका के पास इतने ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों हैं? पूरी दुनिया में इस वक्त अमेरिका इकलौता ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑपरेशनल हैं। वैसे पूरी दुनिया में इस वक्त कुल 47 एयरक्राफ्ट कैरियर एक्टिव हैं, जिनका इस्तेमाल 14 देशों की नेवीज कर रही हैं। और ये बेहद पुरानी बहस है कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स अब किसी काम के नहीं हैं, बेकार हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जाती है कि इसे बनाने में बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। देखिए, उन देशों के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर बेहद महंगा सौदा है जो भारत, चीन या अमेरिका की तरह बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स में ना उलझे हुए हों, जिनकी समुद्र सीमा
भारत, चीन या अमेरिका की तरह बहुत बड़ी ना हो। आकाश भाई, इस पॉइंट को साबित करने के लिए मैं डॉक्टर रॉबर्ट फार्ले का जिक्र करूंगा। डॉक्टर रॉबर्ट फार्ले अमेरिकी सिक्योरिटी और डिप्लोमेसी एक्सपर्ट हैं। इस फील्ड में पूरी दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम है। तो डॉक्टर रॉबर्ट ने 1945 वेबसाइट के लिए इसी टॉपिक पर एक आर्टिकल लिखा, जिसकी हेडिंग थी कि बड़ा सवाल है कि एयरक्राफ्ट कैरियर ऑब्सोलेट हैं या नहीं। ये आर्टिकल ज्यादा पुराना भी नहीं है, इसी साल 20 जुलाई को पब्लिश किया गया। डॉक्टर रॉबर्ट का पहला जवाब है बिल्कुल नहीं। एयरक्राफ्ट कैरियर्स अभी भी सैन्य दृष्टिकोण से बेहद काम के हैं। इसके लिए उन्होंने चीन की तरफ से बढ़ते खतरे का जिक्र करते हुए कहा है कि चीन ने जो एंटी एक्सेस एरिया डिफेंस सिस्टम डेवलप किया है वो कागजों पर तो बेहद खतरनाक दिखता है, लेकिन हकीकत में उतना खतरनाक है नहीं, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर्स का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उनका मोबाइल होना। और इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि स्टैटिक एयरफील्ड के मुकाबले मोबाइल एयरफील्ड्स में दुश्मन के हमले से बचने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर्स दर्जनों दूसरे मिलिट्री ऑपरेशंस को भी अंजाम देने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लक्षद्वीप, अंडमान, निकोबार आइलैंड्स को एक अनसिंकेबल नेवल एसेट के तौर पर विकसित कर लिया जाता है, तब भी उनके मुकाबले एयरक्राफ्ट कैरियर के पास दुश्मन के हमले से बचने के चांसेस ज्यादा हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को डेवलप नहीं किया जाए, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि एयरक्राफ्ट कैरियर को छोड़ दिया जाए। क्यों एयरक्राफ्ट कैरियर आज भी जरूरी है, इस पर डॉक्टर रॉबर्ट आगे बताते हैं। प्रेस्टीज यानी सम्मान। किसी देश या फिर किसी भी नेवी के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करना बेहद सम्मान की बात होती है, क्योंकि इससे उसकी क्षमता, उसकी ताकत का एहसास दुश्मन को हमेशा होता रहता है। यही बात चीन और भारत पर भी लागू होती है, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर्स के जरिए ही वो अपनी नेवी की आधुनिकता दुनिया को दिखा सकते हैं, साथ ही अपनी बड़ी ताकत का एहसास भी करा सकते हैं। देखिए, लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती, मनोवैज्ञानिक तरीके से भी लड़ी जाती है। एयरक्राफ्ट कैरियर का किसी भी देश की नेवी के पास होना साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में बेहद फायदेमंद होता है, और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चीन की फितरत हमें मालूम है। हम सबको अच्छी तरह पता है कि किस तरह 1962 में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के बीच चीन ने हमारे ऊपर हमला किया था, धोखा दिया था, हमारे दिमाग को कहीं और फंसाकर उसने अटैक कर दिया था। एक बुक है जिसका नाम है इंडिया वर्सेस चाइना 1962। इसमें इतिहास के उन पन्नों के बारे में बताया गया है जिसमें चीन ने अपना असली रंग दिखाया था। इसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह उस वक्त भारत की सत्ता पर काबिज जो नेता थे वो कंफ्यूज हुए, कैसे उनके देर से लिए गए फैसलों की बहुत बड़ी कीमत हमारे देश को चुकानी पड़ी, हमारी सेना को चुकानी पड़ी। उनकी वजह से हमारी सेना भी कंफ्यूज हुई। उसके बाद भी हमारे जवानों ने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी थी। अगर आपको किताबों पर टाइम और पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है तो आप भी मेरी तरह कुकू एफएम पर इंडिया वर्सेस चाइना 1962 ऑडियो बुक सुन सकते हैं, और ऐसे ही 10,000 से ज़्यादा ऑडियो शोज आपको कुकू एफएम पर मिलेंगे, वो भी 399 रुपीज़ में 1 साल के लिए। पर मैं पर्सनली चाहता हूं कि आप हर तरह के ऑडियो बुक्स और बुक समरी को सुनें, इसलिए आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है जो मैं इस वीडियो के आखिर में बताने वाला हूं। चीन 1962 वाली हरकत दोबारा न कर पाए, उसी की तैयारी आईएनएस विक्रांत भी है। आकाश भाई, अगर आपको एक एक्सपर्ट की बातों पर भरोसा नहीं है तो मैं आपके लिए दूसरा एक्सपर्ट लाया हूं। ये अमेरिकन नेवी में काम कर चुके हैं, उन्हें भी देख लीजिए कि उनका एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बारे में क्या कहना है, उनका अनुभव क्या कहता है, जो इतने साल उन्होंने नेवी में, यूएस नेवी में बिताने के बाद बयां किए हैं। टास्क एंड पर्पस नाम की वेबसाइट पर मुझे एक आर्टिकल मिला जिसे लिखा है जेम्स सेडॉन ने। ये आर्टिकल भी ज्यादा पुराना नहीं है, इसी 22 जून को लिखा गया है। इसकी हेडिंग देखकर ही आपको समझ आ गया होगा कि लेखक कहना क्या चाहता है। चीन के साथ लड़ाई की सूरत में इनके मुताबिक एयरक्राफ्ट कैरियर्स यूजलेस नहीं होंगे, ये अमेरिका के संदर्भ में उन्होंने कहा है। जेम्स सेडॉन अमेरिकी नेवी से बतौर सरफेस वॉरफेयर ऑफिसर रिटायर हुए हैं। 21 साल तक इन्होंने अमेरिकी नेवी में अपनी सेवाएं दी हैं, और आकाश भाई, मुझे लगता है कि इनकी बात भी काफ़ी वजनदार माननी पड़ेगी, काफ़ी मायने रखती है। इन्होंने रैंड डिफेंस रिसर्चर द्वारा दी गई 2 दलीलों की बात की है। पहली कि चीनी सैटेलाइट्स कैरियर्स को रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं। दूसरी दलील कि चीनी एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें बड़ी आसानी से इन्हें नष्ट कर सकती हैं। तो जेम्स सेडॉन के मुताबिक इन दोनों ही दलीलों का हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। हकीकत से ये दोनों ही दलीलें बहुत दूर हैं, ये इतना आसान नहीं है।
क्योंकि अमेरिका के पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इतना मजबूत है कि उसके जरिए वो चीनी सैटेलाइट द्वारा भेजे जा रहे डेटा को डिले करा सकता है, यानी टारगेट डेटा लेट पहुंचेगा, जिससे मिसाइल अपने सही टारगेट पर हिट नहीं कर पाएगी। जो लोकेशन उसके पास होगी वहां से एयरक्राफ्ट कैरियर दूर जा चुका मूव होगा। कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में अमेरिका कितना मजबूत है, इसका सबसे ताजा उदाहरण हमें ताइवान चाइना विवाद में कुछ ही दिनों पहले दिखा है। चीन ने लाख कोशिशें कर ली पेलोसी के विमान को ट्रैक करने की, पर उसकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर फेल हो गई। अमेरिका के साथ चीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की जंग हार गया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट कह रहा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक सीनियर रिपोर्टर हैं मिनी चैन। ये अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट हैं, डिफेंस और डिप्लोमेसी की रिपोर्टिंग में ये स्पेशलिस्ट हैं। 14 अगस्त 2022 को इन्होंने यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। आप सबको तो पता ही है कि इसे लेकर चीन और अमेरिका में तनातनी कितनी ज्यादा बढ़ गई थी। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना ने अपने सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मशीनों का इस्तेमाल किया, लेकिन चीनी सेना के बेहद करीबी सूत्रों के मुताबिक ये सारे कामयाब नहीं हुए। चीन ने इसके लिए टाइप 55 डिस्ट्रॉयर्स और J-16D जेट्स को लगाया था, लेकिन वो फेल रहे। वो पेलोसी के एयरक्राफ्ट को लोकेट नहीं कर पाए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिकी सेना की तरफ से उनके उपकरणों को जाम कर दिया गया, और ये जैमिंग हुई एयरक्राफ्ट स्ट्राइक ग्रुप के इंडो पैसिफिक में मौजूद होने की वजह से। यानी एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ फाइटर जेट्स या मिसाइलें ही नहीं भेज सकते हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी बेहद अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा और भी रास्ते हैं सैटेलाइट ट्रैकिंग को तबाह करने के, जैसे एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स। युद्ध की स्थिति में उन सैटेलाइट्स को मार गिराया जा सकता है जो रियल टाइम ट्रैकिंग कर रही हैं। इसकी क्षमता अमेरिका के पास भी है, बहुत कुछ भारत के पास भी है, एंटी सैटेलाइट हमारे पास भी है। अब आते हैं आकाश बनर्जी के उस दावे पर जो उन्होंने चाइनीज मिसाइल DF-21D को लेकर की है। चाइना की DF-21D मिसाइल, जिसे कैरियर किलर भी कहा जाता है, वो DF-21 बैलिस्टिक मिसाइल का एंटी शिप वेरिएंट है। इसकी रेंज है 1500 उस वीडियो में उन्होंने कहा था ना कि 600 अमेरिका भी अभी तक इसका हल नहीं कन्वेंशनल निकाल वॉरहेड लग चुका सकता है। है। जबकि अगर न्यूक्लियर वॉरहेड की बात करें तो 200 से लेकर 500 किलो टन का वॉरहेड इसमें लग सकता है। आकाश बनर्जी ने कहा कि ये मिसाइल दिल्ली से चेन्नई सिर्फ 3 मिनट में पहुंच जाएगी। अब ये बात अलग है कि दिल्ली से चेन्नई की दूरी करीब 1760 किलोमीटर है, जो मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर से करीब 260 किलोमीटर ज्यादा है। ठीक है आकाश भाई, आपने एग्जाम्पल दिया है, मान लेते हैं कि 10 मैक की औसत रफ्तार से भी ये मिसाइल उड़े। 10 मैक मैं क्यों कह रहा हूँ इसे आगे समझाऊंगा, क्योंकि लॉन्चिंग फेज में, री एंट्री फेज में और टर्मिनल फेज में इस मिसाइल की रफ्तार में जबरदस्त बदलाव आता है। इसलिए समझाने के लिए मैंने यहाँ पर 10 मैक की औसत रफ्तार रखी है। इसका मतलब ये हुआ कि यह मिसाइल 1 घंटे में 12,348 किलोमीटर तय करेगी। अगर इसे मिनट में बदलें तो करीब 206 किलोमीटर ये 1 मिनट में पहुंच जाएगी। तो भाई मोटा मोटी हिसाब लगा लें तो करीब 9 मिनट इसे लगेंगे दिल्ली से चेन्नई पहुंचने में। वैसे 1500 किलोमीटर बाद मिसाइल का तेल खत्म हो जाएगा, चेन्नई से 260 किलोमीटर दूरी रह जाएगी। मतलब मैं ये सब आसान भाषा में समझाने के लिए कह रहा हूँ, यही सच नहीं है, ये सिर्फ अनुमान है, जैसा आकाश भाई ने भी लगाया। अब दिल्ली से चीनी मिसाइल तो फायर नहीं की जाएगी ना। ये तो बात हो गई उदाहरण की, लेकिन मैं अब आपको एकदम प्रैक्टिकल बात बताने जा रहा हूँ। वॉर सिनेरियो क्या क्या हो सकता है वो भी बताऊंगा, चीन कहां कहां से मिसाइल फायर करता है वो भी बताऊंगा। उसके बाद एक एक्सपर्ट की भी रिसर्च ढूंढ निकाली है, एक और एक्सपर्ट की DF-21D के बारे में, उसमें क्या लिखा है ये भी बताऊंगा। आकाश भाई, पूरा तसल्ली बख्श जवाब आपको DF-21D के बारे में मैं आपको देने जा रहा हूं। दोस्तों, आपको याद है ना कि DF-21D मिसाइल की रेंज क्या है? 1500 किलोमीटर। अब जरा इस मैप को देखिए, ये जो बंगाल की खाड़ी आपको नजर आ रही है, इसकी लंबाई चौड़ाई नाप ली जाए तो कितना आता है? देखिए, गूगल मैप पर सुविधा है नापने की। बंगाल से लेकर श्रीलंका के सामने तक करीब 1600 किलोमीटर से ज्यादा की लंबाई है। चौड़ाई अगर आंध्र प्रदेश से म्यांमार तक नापें तो ये होता है करीब 1500 किलोमीटर। यानी 1600 किलोमीटर बाई 1500 किलोमीटर का इलाका तो सिर्फ इतना ही है, और मिसाइल की रेंज है 1500 किलोमीटर। तो आकाश भाई, हमारी नेवी को भी ये बात पता है, तो जाहिर सी बात है वो एयरक्राफ्ट कैरियर को 1500 किलोमीटर की रेंज से बाहर रख सकती है, क्योंकि चीन को अगर DF-21D को फायर करना होगा तो उसे भारतीय सीमा के करीब से करना होगा, और वो 1500 किलोमीटर की रेंज होनी चाहिए, तभी वो विक्रांत को निशाना बनाने की कोशिश भी कर पाएगा। तबाह करने की बात तो दूर है, कोशिश भी करने के लिए आपको उस रेंज में आकर मिसाइल चलानी होगी।
मान लीजिए भूटान के पास वाला जो डोकलाम प्लेटाऊ है, जहां उसकी पहुंच है, वहां से भी फायर किया तो आकाश भाई बंगाल की खाड़ी के आधे तक ये मिसाइल पहुंच पाएगी और हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर बड़े आराम से अपना काम करता रहेगा। अगर आपने नक्शा ध्यान से देखा होता तो आपको पता चल जाता कि DF-21D से चीन अगर भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को तबाह करने की सोचेगा तो उसके लिए ये काम लोहे के चने चबाने जैसा है, क्योंकि 1500 किलोमीटर की रेंज के साथ विक्रांत या विक्रमादित्य को ये मिसाइल तबाह नहीं कर सकती, क्योंकि उसके लिए चीन को अपनी मिसाइल ऐसी जगह लेकर आनी होगी जहां से इस रेंज में इन कैरियर्स पर हमला किया जा सके। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आप मेरी बातों से सहमत तो हुए होंगे। अगर अभी भी नहीं हुए तो मैं आपको और सबूत देता हूं। मेरा अगला सबूत चीनी DF-21D मिसाइल पर एक बहुत बड़े रिसर्चर का है। इन्होंने बहुत गहराई से इस मिसाइल का अध्ययन किया है। तो चलिए आपको बताता हूं कि उन्होंने क्या कहा है चीन की इस सो कॉल्ड कैरियर किलर मिसाइल के बारे में, जिसके बारे में आकाश भाई दावा कर रहे हैं कि वो तो चुटकियों में INS विक्रांत को तबाह कर देगी। द जेम्स टाउन फाउंडेशन पर मुझे एक रिसर्चर होम्स लियाओ के बारे में पता चला। उनके पास करीब 30 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है US एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का। उससे पहले वो ताइवान के वॉर कॉलेज में लेक्चरार भी रह चुके हैं। तो उन्होंने ताइवान न्यूज़ के लिए 29 अगस्त 2020 को एक आर्टिकल लिखा। जैसा कि आप हेडिंग देखकर समझ गए होंगे कि आर्टिकल चीनी DF-21D मिसाइल के ऊपर ही है। उन्होंने हेडिंग लिखी कि क्या चीन की DF-21 मिसाइल अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर सकती है, जैसा कि दावा किया जा रहा है। इसमें उन्होंने बताया है कि ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइलें जब एटमॉस्फेयर में री एंटर करती हैं तो उनकी रफ्तार 8 से लेकर 15 मैक तक होती है, वो भी 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक। इसके बाद धरती के निचले वातावरण में, जो कि बेहद घना होता है, उसमें एयर रेसिस्टेंस के बाद इसकी रफ्तार बेहद कम हो जाती है। जमीन से 15-20 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने तक मिसाइल को जबरदस्त गर्मी झेलनी पड़ती है। उसके बाद जब मिसाइल जमीन से 3 से 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचती है, यानी जब इसका टर्मिनल फेज चल रहा होता है, तब इसकी रफ्तार सिर्फ 2 मैक की रह जाती है। इसके बाद मिसाइल द्वारा टारगेट को ढूंढने के लिए बेहद कम टाइम बचता है। चूंकि मिसाइल को ग्राउंड डिफेंस से बचाना है, इसलिए इसमें थ्रस्टर सिस्टम को लगाया गया है, जिससे टर्मिनल फेज में मिसाइल की न सिर्फ स्पीड बढ़ाई जा सके बल्कि उसे ज्यादा मनूवर भी किया जा सके। लेकिन इसके बाद भी अगर चीनी सेना ने इस पर स्मार्ट वॉरहेड भी लगाया हो, तभी ये री एंट्री फेज में अपने टारगेट को नहीं देख सकती, क्योंकि आयोनाइजेशन ब्लॉकेज की वजह से उसके टारगेटिंग सिस्टम काम नहीं करेंगे। फिर जैसे ही मिसाइल निचले वातावरण में पहुंचती है, तब वो टारगेट को सर्च करना शुरू करती है। इस समय इसकी रफ्तार होती है, फाइनल रफ्तार होती है मैक 2 से थोड़ी सी ज्यादा। अगर DF-21D मिसाइल को 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर डिटेक्ट कर लिया जाता है, मान लेते हैं कि री एंट्री के वक्त उसकी रफ्तार 10 मैक होगी, जो बाद में घटकर 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक आते आते 2 मैक की रह जाती है। यानी इंपैक्ट होने से पहले इस दौरान करीब 30 सेकंड गुजर जाते हैं। इतनी देर में एयरक्राफ्ट कैरियर, जो कि अगर 25 नॉट्स की रफ्तार से चल रहा होगा, तो वो करीब 375 मीटर यानी 375 मीटर्स दूर चला जाएगा। यानी तब भी मिसाइल उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसके अलावा टर्मिनल फेज में DF-21D की रफ्तार बहुत ज्यादा नहीं होती है। इसका मतलब ये भी हुआ कि नेवी अपने एयर डिफेंस के जरिए इसे इंटरसेप्ट कर सकती है। इसके आगे वो बताते हैं कि अगर चीनी सेना ने इस पर 500 किलो वाला वॉरहेड डिजाइन लगाया है, तो इसमें मैक्सिमम 200 किलो विस्फोटक ही डाला जा सकता है, जो कि 2 मैक की रफ्तार पर एक कैरियर को डुबो नहीं सकता, हाँ उसे नुकसान जरूर पहुंचा सकता है। देखिए, अगर मैं अपने कैरियर विक्रांत और विक्रमादित्य की बात करूं तो ये भी दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम से जो है बराक 8 उससे लैस है। इसे भारत और इजराइल ने मिलकर डेवलप किया है। अगर मान लीजिए कि किसी भी तरह DF-21D मिसाइल विक्रांत के 100 से लेकर 150 किलोमीटर के दायरे में आ भी गई, तो बराक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम से उसे इंटरसेप्ट किया जा सकता है, उसे नष्ट किया जा सकता है। बराक 8, जिसे हम LR-SAM और MR-SAM के नाम से भी जानते हैं, बेहद खतरनाक सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसे खास तौर पर हर तरह के एरियल थ्रेट्स को हार्ड किल के जरिए मार गिराने के लिए बनाया गया है। इससे एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स, एंटीशिप मिसाइल, UAV और बैलिस्टिक मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट किया जा सकता है। इसके ER वेरिएंट यानी एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट की ऑपरेशनल रेंज है 150 किलोमीटर और इसकी फ्लाइट सीलिंग 30 किलोमीटर की है। और आकाश भाई, हमने S-400 भी तो ले लिया है, उसका काम भी इस तरह के मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का है। और अगर आप ये सोचकर बैठ गए हैं कि चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकना नामुमकिन है,
तो जनाब फिर आपने S-400 की स्टडी ठीक से नहीं की है। मिलिट्री वॉच पर छपी इस खबर को देखिए, 1 मई 2020 को पब्लिश हुई थी। इसमें बताया गया है कि रूस ने S-400 के जरिए हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करके दिखाया है, वो भी 400 किलोमीटर दूर से। तो भाई अगर इसके बाद भी आपको हमारी नेवी पर, हमारे डिफेंस सिस्टम पर, हमारी छाती को गर्व से चौड़ा कर देने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत पर किसी तरह का कोई शक है तो भाई मेरे उसका कोई इलाज नहीं है। और हाँ, आपको ये भी पता होना चाहिए कि एयरक्राफ्ट कैरियर कभी भी अकेले मूव नहीं करते। उनके साथ पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप होता है जिसमें होते हैं डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, सबमरीन्स होती हैं और इनमें भी बराक 8 या इन जैसे दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम लगे होते हैं, रडार्स होते हैं। खुद विक्रांत पर जो रडार्स मौजूद हैं वो बेहद पावरफुल हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से भी विक्रांत लैस है और इन रडार्स की ताकत और इनकी रेंज इतनी ज्यादा है कि वो सैकड़ों किलोमीटर दूर से मिसाइलों या किसी भी एरियल थ्रेट को डिटेक्ट कर सकती हैं। विक्रांत पर जो ELM-2248 MF स्टार ऐसा रडार है वो 300 से 450 किलोमीटर दूर से ही एयरक्राफ्ट्स को डिटेक्ट कर लेता है। सी स्किमिंग मिसाइल को 25 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा इसमें सेलेक्स RAN-40L 3D L बैंड एयर सर्विलांस रडार भी लगा है और इसकी डिटेक्शन रेंज है 400 किलोमीटर। यानी कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है कि INS विक्रांत प्लेट में पेश किया हुआ हलवा नहीं है कि उसे आसानी से कोई बूढ़ा के लग जाए। उल्टा ऐसी कोशिश करने पर उसके जबड़े भी टूट सकते हैं। इसीलिए मेरी विनती है कि इस तरह किसी भी स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम के बारे में भ्रामक जानकारियां न दें। कमियां निकालना कोई गलत बात नहीं है, आप कमियां निकालें, लेकिन आधी अधूरी कमियां बताकर अपना उल्लू सीधा करना ये सही बात नहीं है, ये गलत बात है। और इस पूरे वीडियो सीरीज को बनाने का जो मेरा मकसद था वो यही था कि भाई इस तरह की भ्रामक जानकारियां ना फैलें। जो भी जानकारी दी जाए वो पूरी हो, संपूर्ण हो, प्रोज और कॉन्स पूरे हों। सिर्फ कॉन्स बताकर, सिर्फ कमियां बताकर मोराल डाउन करने की जो कोशिश की जाती है वो कोशिश को मैं ठीक नहीं मानता। तो अगर आप भी इस तरह की आधी अधूरी कमियों को काउंटर करना चाहते हैं तो कुकू FM पर जाइए, वहां पर ऑडियो बुक है इंडिया वर्सेस चाइना 1962, उसे जरूर सुनिए। कुकू FM ऑडियो लर्निंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हिंदी, अंग्रेजी सहित कई रीजनल लैंग्वेजेस में भी 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज की लाइब्रेरी मिलेगी। डिफेंस डिटेक्टिव के दर्शकों के लिए अभी कुकू FM पर एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है। अगर आप कूपन कोड DDT50 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। यानी 399 रुपीज की मेंबरशिप सिर्फ 199 रुपीज में मिल जाएगी। और यकीन मानिए सिर्फ 199 रुपए में साल भर के लिए ज्ञान का इतना बड़ा खजाना आपको कहीं नहीं मिलने वाला। और आपको याद दिला दूं कि ये ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड है, इसलिए जल्दी कीजिए। इसका लिंक नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दिया हुआ है। फौरन जाइए और इस जबरदस्त ऑफर का फायदा लीजिए, क्योंकि ये ऑफर ही ऐसा है कि इससे आपको कुछ नुकसान नहीं होना है, इससे आपको फायदा ही फायदा होना है। क्योंकि ज्ञान की जरूरत कभी भी, कहीं भी और किसी भी वक्त पड़ सकती है। तो कुकू FM आपको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहा है अपने ज्ञान को बढ़ाने का। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको डिफेंस डिटेक्टिव का ये वीडियो पसंद आया होगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि सही जानकारी को देश के कोने कोने तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपको भी उठानी पड़ेगी। तभी जाकर हम इस भ्रामक जानकारी देने वालों को काउंटर कर पाएंगे। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। यार जब हमने उस पर रिएक्ट किया था ना देशभक्त की वीडियो पर, तो उस टाइम भी मेरे जहन में ये क्वेश्चन आया था कि भाई अगर एक मिसाइल चाइना ने बनाया है जो कि DF-21D है, जो कि वो कह रहे हैं कि इतनी दूर से अगर वो करेंगे तो तबाह कर सकते हैं INS विक्रांत को, तो यार कोई भी मुल्क बेवकूफ़ नहीं होता। किसी को भी जब इतना ज़्यादा पैसा, तो खुद सोच के $11 बिलियन का खर्चा अगर कोई कर रहा है तो वो इसलिए नहीं कर रहा कि कोई भी उठाकर को, वो इन्होंने जैसे कहा कि वो हलवा नहीं है कि कोई भी उड़ा के ले जाएगा। हाँ यार, इतना ज़्यादा मतलब
ख़र्चा करने के बाद आपको ये है कि यार कोई भी मिसाइल, और उसमें एक चीज़ मुझे ख़ुद भी ये फ़ील हुई थी कि उन्होंने कहा था कि यार अब इनकी ज़रूरत नहीं है। मैं भी ये नहीं कहता कि यार उनकी नीयत ठीक होगी नहीं होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि इनकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर वाकई अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर चाइना और अमेरिका क्यों बार बार बनाई जा रहे हैं। और उन्होंने मेरे ख्याल में बड़ा सेटिस्फैक्टरी सा जवाब दिया ना, मतलब बड़ी डिटेल के साथ और बड़ी एविडेंस के साथ कि भाई देखो चाइना ने अगर मिसाइल दागना है तो वो या तो चाइना की अपनी टेरिटरी से होगा या फिर वो भूटान से करेंगे। तो अगर वो बता रहे थे अगर भूटान से भी करते हैं तो फिर भी जिधर INS विक्रांत है तो उसका फासला इतना ज़्यादा है कि वो मिसाइल नहीं पहुंच सकता, वो नहीं कर सकता। और अगर फिर भी करीब तक पहुंच जाए तो इन्होंने फिर वो जो अपने बताए हैं कि यार वो डिटेक्ट भी कर लेते हैं और उसको काउंटर भी कर लेंगे, तो वो भी बड़े अच्छे किस्म के बताए हैं रशिया के साथ जो इन्होंने अभी बताई है ना चीज़ें। और वो भी INS विक्रांत है तो वो सिर्फ अकेला तो नहीं समंदर में जाता, उसके साथ सबमरीन्स और काफ़ी कुछ पूरा एक ग्रुप होता है ना उसका। तो काफ़ी अच्छी इसमें नॉलेज थी और आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी कि यार ज़ाहिर सी बात है इतना ज़्यादा अगर ख़र्चा हुआ है और एक और भी INS विशाल भी बना रहे हैं तो वो ऐसे ही नहीं बना रहे कि कोई भी उठा के तो उसको तबाह कर देगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। अगर आप लोगों को हमारा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।